बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम। मैं आप दोनों को वालेकुम एकेडमी में अस्सलाम। खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर साबिर अली हाशमी साहब और जनाब अब्दुल बासित साहब। आज ये दोनों यहाँ गुफ्तगू करेंगे और मैं गुफ्तगू सुनूंगा बैठ के इस बारे में कि कलम से किताब का सफ़र कैसे तय होता है। तो आपका तो माशाल्लाह किताबें लिखने का भी तजर्बा है और किताबें छापने का भी तजर्बा है, और बासित साहब का सिर्फ किताब लिखने का लिखने का तजर्बा है। तजर्बा। तो मैं बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हुए फोरम आप लोग को देता हूँ, और ताकि जो मसाइल हैं अदीबों के, पब्लिशर्स के, जो शिकायतें हैं वो खुल के एक दूसरे से गिला करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा साबिर भाई से कि वो कब से इस सनत से वाबस्ता हैं। मैंने कलमकार की बुनियाद रखी थी 1984 में, आज से 40 साल पहले। माशाल्लाह। मैं खुद स्टूडेंट था उस ज़माने में, मेडिकल का स्टूडेंट था, और कलमकार के नाम से अदबी पर्चा निकाला था मैंने। लिखने का शौक़ मुझे था, और फिर जो है मेरा असल में ये था कि जो लिखने वाले लोग हैं, नए लिखने वाले, मैं खुद नया था, ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी अरसा हो गया था लिखते हुए। तो मैं चाहता था कि लिखने वाले पढ़ें, क्योंकि वो दौर ऐसा था, लिखने और पढ़ने का दौर था। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया। तो उस ज़माने में मैंने कुछ किताबें छापी, पब्लिशिंग का आगाज़ भी वहीं से किया, और क्योंकि मैगज़ीन शुरू किया था मैंने किस नाम से? कलमकार के नाम से। अच्छा, कलमकार के नाम से। 84 की बात है? 84। अच्छा। तो वो फिर चूँकि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात थी पढ़ने की और दीगर मसरूफ़ियात, वक्त कम मिलता था, तो साल में समझ लें कि 5 से 6 किताबें, छोटी किताबें छपा करती थी उस ज़माने में, डायरी साइज़ की छपती थी। किताबों की नोयत मुख्तलिफ हुआ करती थी, नावल से अफ़साने लेके थे, अफसाने। शायरी, शेर व शायरी का रुझान ज़्यादा था। अच्छा। तो उस ज़माने में ऐसा था कि किताबें बहुत सस्ती हुआ करती थी, ख़रीद के एतबार से भी छापने के और लिए छापने के एतबार से भी। कागज़ भी कई तरह का हुआ करता था, प्रिंटिंग भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी। तो यूँ समझ लें कि किताब हर एक की दस्तरस में थी, छपवाना भी। आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक यही बात थी कि दस्तरस में थी या कुछ और भी अवामिल थे? आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में पढ़ने लिखने का रुझान ज़्यादा था? पढ़ने लिखने का रुझान बहुत। देखें, असल बात तो यही है ना कि लिखने पढ़ने का रुझान था हर घरों में। वालिदैन ने रिसाले और किताबें घरों पे आती मैं थी। समझता हूँ उस ज़माने में तकरीबन हर घर में ही किताबें जो है बिल्कुल वो बिल्कुल आया करती थी। देखिए, उसी से फिर हाँ, ये है ना कि छोटी कहानियाँ भी हुआ करती थी छोटे बच्चों के लिए, बच्चों के रिसाले यानी अलग, तकरीबन हर उम्र के बच्चे अफराद के के लिए लिए कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ छपा करता था, छपा कर। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए। ख़वातीन, ख़वातीन के बच्चे, पर्चे भी थे, सभी आ जाते जो हैं कि वो ज़माना था ऐसा ना कि वालिदैन ये चाहते थे कि उनकी औलाद दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ किताबों का भी मुताला करे, और उसके लिए वो बचपन से ही रिसाइल वगैरह का घरों पे अच्छा, लगवाते थे। उस दौर में जो लिखने वालों का वो था, रुझान था, वो एक तरह से तरबियत किया करते थे वो बच्चों की, यानी वालिदैन की तरबियत और पढ़ने से जो तरबियत। आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में इतना ये नहीं था कि हमारा बच्चा किसी तरीके से फर्स्ट आ जाए, ये ज़हनियत उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में ये वालिदैन शऊर को बेदार करने वाली, हाँ, कि किसी तरीके से बच्चे में पढ़ने का रुझान पैदा हो और किसी तरीके से वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखे पढ़कर, गैर निसाबी चीज़ें। अच्छा, ये भी बताएं डॉक्टर साहब कि आप मेडिकल की फील्ड से अचानक पब्लिशिंग की फील्ड में आ गए, तो उसका बुनियादी वजूहात क्या थी कि आप क्या आपने देखा पब्लिशिंग में? आपका शौक था या? मेडिकल का स्टूडेंट था, तो 1990 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। मेरे वालिद डेंटिस्ट थे, क्लिनिक था उनका, तो पार्ट टाइम में मैं भी उनके पास वक्त दिया करता था। तो फिर वो जो क्लिनिक था वो मुझे संभालना पड़ा, घरेलू मसाइल थे, मुआशी मसाइल थे, तो घर को संभालने के लिए मुझे फिल वक्त कुछ अरसे के लिए अपनी तालीम को खैरबाद कहना पड़ा।
تو پھر میں اس سلسلے کو بہت بعد میں جا کے پھر میں نے شروع کیا تعلیمی سلسلے کو. اس وجہ سے درمیان میں پھر چونکہ لکھنے میرے والد خود ایک لکھاری تھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحافی تھے, اپنے دور کے نامور صحافی تھے. اچھا 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 اچھا. اور اتنے نامور صحافی تھے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ماشاء اللہ لگا ضیاء-ال-حق کا, جی, تو اس زمانے میں میرے والد کئی اخبارات سے منسلک تھے. نام کیا تھا آپ کے والد؟ فضل حق بدر. فضل حق. وہ کس اخبار میں لکھتے تھے؟ وہ روزنامہ مساوات تھا, تلوار تھا, صداقت نہیں صداقت نہیں تھا, امن, صحافت تھا, ویکلی ہفت روزہ صحافت میگزین نکلا کرتا تھا. اس میں ہر ہفتے جو ہے میرے والد کا ایک آرٹیکل شائع ہوتا تھا. تو اس زمانے میں جب یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ماشاء اللہ میں ابھی بھٹو صاحب کی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ انہیں کیا سزا دینی ہے. کیس چل رہا تھا, کیس چل رہا تھا فوجی عدالت. بالکل بالکل. تو میرے والد نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا وہ بے قصور ہے مگر اسے پھانسی ضرور ہوگی. اچھا, یعنی آپ کے والد صاحب کو پتا تھا پہلے سے, ان کا اندازہ تھا کہ پھانسی ہوگی. اچھا, اس سلسلے میں انہوں نے کچھ نکات بیان کیے کہ یہ نکات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس فیصلے کا پانسا پلٹ جائے گا. پانسا پلٹنے سے کیا مراد؟ پھانسی نہیں ہوگی. وہ جو اگر وہ نکات ہیں بھی کہ جس پر اس پھانسی بنایا ہوا ہے, ہاں, بے بنیاد کیس کو بے بنیاد قرار دیا جائے, لیکن ان بنیاد پر پھانسی کی سزا دی جائے گی. اور اتفاق دیکھیے کہ شاید 8 سے 10 روز بعد اس آرٹیکل کے چھپنے کے جو فوجی عدالت نے فیصلہ دیا وہ ہو بہو وہی تھا جو میرے والد نے پیش گوئی کی تھی. کیا بات ہے. تو اس پر بہت اس زمانے میں جتنے بھی اخبارات یا وہ سینسرشپ بہت صحیح بات ہے, وہ تو ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو اتفاق ہے کہ میرے والد کو کہ ہینگنگ آرڈر جاری ہو گئے. اچھا, گرفتاری اور ہینگنگ آرڈر. تو بس کچھ اتفاقات ہوتے ہیں کہ ہمارے دور پرے کے کوئی رشتہ دار تھے, وہ اس زمانے میں اس علاقے کے ڈی ایس پی بھرتی ہو کر آئے تھے. اچھا اچھا اچھا, چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں کس علاقے میں, یہ تو پتہ تھا کہ قرب و جوار کے علاقہ کسی شہر میں یا کسی ہیں ڈی ایس پی ہیں. نہیں, میرے والد. اچھا 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 اچھا. لیکن کس علاقے میں یہ نہیں معلوم تھا. تو وہ چونکہ پولیس کو دیا گیا کہ ابھی آپ تلاش کریں, تو جب ان تک وہ آئی فائل اور کہا کہ بھئی فضل حق بدر کو گرفتار کرنا ہے اور فوج کے حوالے کرنا ہے, تو وہ رات کے کسی پہر میرے گھر آئے. ڈی ایس پی صاحب؟ ہاں. اچھا. اور میری والدہ کے وہ بھائی لگتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے اور مجھے 3 دن کے اندر اندر ان کو پیش کرنا ہے گرفتار کر کے. آرڈر ہے, آپ کے پاس 3 دن کا وقت ہے, آپ چاہیں تو نکل جائیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں پتہ نہ چلے کسی کو نہ پڑے. تو مجھے یاد ہے کہ اگلے روز ہم ملتان گئے, ابو امی میں اور والد. اچھا, آپ اور والد؟ ہاں. ہم نے کوئی 2 گھنٹے میں پاسپورٹ بنوایا. اچھا, ملتان میں ہی پاسپورٹ بنوایا؟ ملتان ڈسٹرکٹ لگتا تھا نا. اچھا اچھا اچھا. تو پاسپورٹ بنوانے کے فوراً بعد وہاں سے ہم اسلام آباد چلے گئے. ملتان سے اسلام آباد؟ ہاں. وہاں سے انڈین ایمبیسی سے ویزا لگوایا اور واپس گھر آئے. تو تب تک میری والدہ اپنے گھر کا سارا سامان کسی کو گفٹ کر چکی تھی. اچھا, وہ کیوں؟ کہہ کر گئے تھے میرے والد. اچھا. کہ گھر کو خالی کر دینا. جو جمع پونجی تھی وہ لی, بہن بھائیوں کو لیا, والدہ کو لیا, اور ہم لاہور سے اٹاری واگا بارڈر کراس کر اور امرتسر. اچھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تیسرے دن ہم امرتسر میں تھے. کتنے مہینے کا ویزا ملا تھا آپ کو؟ اس زمانے 3 مہینے کا ملا تھا ویزا, لیکن ہم جو ہے کھنڈوا
जयपुर के करीब है अच्छा, खंडवा। राजस्थान में ही है। हाँ, तो वहाँ का वीज़ा लिया था। खंडवा में मेरे वालिद की फूफो रहा करती थी। अच्छा अच्छा। तो हमने यही वालिद साहब ने सोचा था कि वहाँ जाके हम स्लिप कर जाएंगे और वहीं रहेंगे इंडिया में। वहाँ जब हम पहुँचे हैं तकरीबन 6 माह बाद। 6 माह बाद? हाँ, इस दौरान मेरे ख्याल में इंडिया का कोई बड़ा शहर नहीं था जहाँ मेरे वालिद ने हमें घुमाया फिराया नहीं, खिलाया पिलाया नहीं। अच्छा, घूमते घुमाते आप हाँ। खंडवा पहुंचे? जी, जब खंडवा पहुंचे तो वो वीज़े की मुद्दत तो गुजर चुकी थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इत्तफाक है कि वालिद के शायद ताल्लुकात वहाँ भी बहुत थे। अच्छा। उन्होंने जो दिल्ली के इमाम साहब हैं, दिल्ली फ़ोन किया, जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब का तो एक अपना एक, तो उन्होंने फिर कोई आगे कहीं बात की, तब जाके वो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है जी, अब आज से आपका वीज़ा स्टार्ट है 3 माह के लिए। अच्छा, 3 महीने मजीद बढ़ गया जी। अच्छा, जबरदस्त। तो इस तरह वहाँ पर हम रहे। और कितने साल, कितना टाइम गुजारा फिर इंडिया में? वहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा, यूँ समझें कि तकरीबन वही 3 माह का अरसा। अच्छा, जो लोग 3 माह। हाँ, तो कोशिश की थी कि स्लिप कर जाएं, लेकिन चूंकि वहाँ पर रिश्तेदार जो थे उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि हम स्लिप कर जाएं, क्योंकि अगर हम वहीं पे स्लिप कर जाते तो वो जो आपको भी हिस्सा देना पड़ जाता, मेरे वालिद की जो जायदाद है उनको भी हिस्सा देना पड़ता, उनके नाम करना पड़ता। समझ गया मैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये कहाँ आ गया अचानक। पहला हिस्सा खत्म हो गया, अब हम थोड़ा वक्फा दे के दूसरा हिस्सा शुरू करें। बेहतर है।